डे 1 सेशन 3। सेशन 3 में हम लोगों ने दो स्टैंडर्ड्स को देखना है, एक है 210 और एक है 620। 210 इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट लेटर एंड 620 इज ऑल अबाउट एक्सपर्ट्स। दोनों ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि टिपिकली छोटे साइज के हैं। कभी कभी ICAP इनको टेस्ट कर लेता है थेरेटिकल बेसिस पे, मोस्टली थेरेटिकल बेसिस पे। 210 शुरू करता है प्री कंडीशन से, कुछ बुनियादी शर्तें जो कि ऑडिटर लगाता है ऑडिट शुरू करने से पहले। पहली शर्त कौन सी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनाई हैं वो होनी चाहिए एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरी शर्त ये लगाता है कि प्रीमाइस पे साइन होने चाहिए। किस पे साइन होने चाहिए? प्रीमाइस पे। अब दोस्तों प्रीमाइस में क्या क्या चीज़ें आती है ये देखना पड़ेगा। प्रीमाइस में पहली चीज़ क्या आती है कि मैनेजमेंट जिम्मेदार है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट जिम्मेदार है टू सेट द इंटरनल कंट्रोल्स। मैनेजमेंट जिम्मेदार है कि वो ऑडिटर को तमाम एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करेगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो देगी। तो आप इसको 3 बातें बना लें, 3 को काट के 4 बनाना ही आपकी मर्जी है। तो 4 बातें हैं, प्रिपरेशन ऑफ FS, कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन की रेलेवेंट एक्सेस, ये इंफॉर्मेशन है, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। 4 बातें हो गई। अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट रूल ये है कि वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं होगा। मगर ऑडिटर बहुत हद तक कोशिश करेगा कि उनको गाइड करता रहे, समझाता रहे, सिखाता रहे कि भाई इसके फ़ायदे क्या है। तो उनके साथ साथ क्या करता रहेगा, वो डिस्कस करता रहेगा और एक्सप्लेन करेगा कि इसका मेन पर्पज़ क्या है। और वैसे क्या है इसका मेन पर्पस? टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। कब? जब FRF एक्सेप्टेबल ना हो, जब मैनेजमेंट ने प्रीमाइस के ऊपर साइन ना किया हो, या जब स्कोप आपका लिमिट किया जा रहा हो। और ये लिमिटेशन हम लोग डिटेल में कब पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 14 में स्कोप लिमिटेशन। परेशान हो जाते साथ ही। तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट जब ये मामलात हो रहे हैं। ये बात समझ आती? फिर अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो क्या भेजता है? लेटर। लेटर में 2 बातें होती हैं, एक प्रिंसिपल एलिमेंट्स और एक एडिशनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल कौन से हैं? 5। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, फ्रेमवर्क कौन सा होगा, रिपोर्ट कैसी बनेगी, फ्रेमवर्क कौन सा होगा और रिपोर्ट किस तरह की हम बना के जाएंगे। ये 5 बातें फॉर श्योर एंगेजमेंट लेटर का पार्ट बनती हैं। हाँ, एडिशनल एलिमेंट्स ICAP अक्सर पूछ लेता है। इसने 2 दफ़ा पूछे हैं, एक दफ़ा थ्योरी में पूछे हैं और एक दफ़ा सिनेरियो में पूछे हैं। और वो जो सवाल था सिनेरियो, वो वाहिद सवाल था जो कि अभी तक ICAP ने यहाँ से सिनेरियो बेस्ड प्रॉपर टेस्ट किया। उस सवाल के अलावा आज तक कोई और सवाल उस तरह का ICAP ने टेस्ट नहीं किया। तो जो दूसरी लिस्ट है एडिशनल पॉइंट्स की, वो आप अगर अपनी बुक में देखें तो एक लंबी लिस्ट आपको तकरीबन कोई 15 पॉइंट्स तो मिल जाते हैं उसमें। तो वो सारी याद नहीं करनी, उसमें से जो आपको आसान 5-6 बातें लगती हैं वो याद रख लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के पास रहेंगे, हमारी कोई लायबिलिटी बाद में नहीं होगी, हम चाहें तो तुम्हारे पुराने वाले से पूछताछ कर सकते हैं, हम यकीन रखते हैं कि तुम हमें FRF टाइम पे प्रोवाइड कर दोगे, फ़ी वगैरह के मामला किस तरीके से होंगे, बिलिंग कैसे होगी, जिम्मेदारियां को कर दें, इनहेरेंट लिमिटेशंस अलग से बता दें। तो कुछ भी आप किस में डाल सकते हैं? एडिशनल पॉइंट्स में। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लिस्ट नहीं है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें से अपनी पसंद के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप ये भी पॉइंट डाल दें कि हमारा दिल करेगा तो हम एक्सपर्ट को लेंगे, हमारा दिल करेगा तो हम इंटरनल ऑडिटर से रब्ता कर लेंगे। तो कुछ भी इसमें ऐड किया जा सकता है, मगर ये जो ऊपर वाली 5 बातें हैं ये तो कंपलसरी, ये आनी ही आनी।
फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रेकरिंग ऑडिट। ये क्या होता है? एक कंपनी का एक से ज़ायद दफ़ा कंसेक्यूटिव ऑडिट, कंसेक्यूटिव, बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में गैप नहीं है। तो रेकरिंग मीन्स कि आपने एक ऑडिट किया, फिर अगला साथ ही, फिर अगला साथ ही, अगला साथ ही। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर रेकरिंग पे क्या मैं दोबारा से ख़त भेजूँ? तो उसका जवाब है इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अगर हालात वाक़यात सेम है तब तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यकीन है कि मैनेजमेंट हमारा काम समझ चुकी है तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यकीन है कि मैनेजमेंट ने पिछले ऑडिट में हमें तंग नहीं किया था तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई तो भेजने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कब भेजें? जब ये फैक्टर्स हिट होने शुरू हो जाए। पहला क्या लिखा हुआ? एनी आइडेंटिफिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स। अगर तो हमें लग रहा है कि उसने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे स्कोप को क्या किया हुआ है, मिसअंडरस्टैंड किया हुआ, तो मुझे भेजने की ज़रूरत है। सेकंड, कोई रिवाइज टर्म है, उन्होंने कोई नया पॉइंट ऐड करवा दिया है तो दोबारा मुझे भेजने की ज़रूरत है। एनी रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, दोबारा भेजने की ज़रूरत है। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर, साइज, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया, या कोई और चीज़ बदल गई है, जहां मुझे लग रहा है नेसेसरी हो गया है वहाँ मुझे भेजना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरी जजमेंट ये है कि दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जजमेंटल है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंडेड रूल नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कभी कभी क्लाइंट ऑडिट शुरू होने के बाद कुछ चेंजेस करवाने बैठ जाता। जब ऑडिट शुरू हो रहा था तब कोई मसला नहीं था, बाद में उनको याद आता है कि यार इसको कम टाइम दे देते हैं, ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, आप कम टीम ले आएँ, इस टाइम पे ना आएँ, उस टाइम पे ना आएँ, इस तरीके से ऑडिट कर लें, वैसे ऑडिट कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें वो बीच में ले आते हैं। टेक्निकली वो हमारा स्कोप कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टेक्निकली वो हमारी क्या शो कर रहे होते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग शो कर रहे होते हैं हमारी प्रायर असेसमेंट की। तो ऐसे में रूल ये है कि आपने देखना है कि क्या कोई जेन्युइन चेंज है या नहीं है। अगर तो जेन्युइन चेंज है फिर तो आप रिवाइज टर्म्स डाल दें, कोई मसला नहीं है। भाई बाद में पता चला कि मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, बाद में ऑडिट शुरू होने के बाद इन्होंने कोई नया काम शुरू कर दिया, ये जेन्युइन चेंज है। और अगर इलॉजिकल चेंजेस है और वो बार बार आपको परसिस्ट कर रहे हैं और आप मान नहीं रहे हैं तो फिर क्या करें? ऑडिट को वहीं से छोड़ के निकल जाएं, उसको विड्रॉ कर दें और देखें कि उनके बड़ों को, अपने बड़ों को और इदारों को बताने की ज़रूरत है या नहीं है। उनके बड़ों को, अपने बड़ों को और इदारों को बताने की ज़रूरत है या नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट 210। छोटा, आराम से करने वाला स्टैंडर्ड जो कि ज़्यादा तंग आपको नहीं करता। एक सवाल बस हम इसका करेंगे जो कि टेक्निकल सवाल है, क्योंकि उसके अलावा जितने भी सवाल हैं वो सारे क्राइमिंग बेस्ड हैं। सवाल पढ़ें, रुस्तम रईस वाला। गुम कर दूं? ले जी, पढ़ ले। You are the audit manager in a firm of chartered accountants. Your firm has appointed as the auditor of रुस्तम रईस। एक लिस्टेड कंपनी है, ईयर एंड बता दिया है, कंपनी पब्लिश कर रही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 1 मंथ और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस है। क्या मतलब? वो कह रहा है ऑडिट करो 1 महीने के अंदर अंदर, ऑडिट करो 1 माह में, नॉर्मली 3-4 माह में होता है। दिस इज़ नॉट स्कोप लिमिटेशन। वो आपको एक डेडलाइन दे रहा है कि मुझे 1 महीने में ऑडिट चाहिए। अब जब 1 महीने में ऑडिट चाहिए तो जो एंगेजमेंट लेटर आप भेजेंगे उसके अंदर एडिशनली जो पॉइंट्स हैं, अब आपके पास मार्जिन है। जब वो आपको स्ट्रिक्ट डेडलाइन दे रहे हैं तो फिर आप भी उनसे कुछ चीज़ें टाइमली रिक्वायर कर सकते हैं। तो बीइंग ऑडिटर आप क्या मांगना पसंद करेंगे, क्या फरमाइशें रख सकते हैं? ड्राफ्ट एफएस जब मैं आऊँ मुझे फौरी तौर पर तैयार मिलनी चाहिए, एक्सेस में देर नहीं करनी, इंटरनल ऑडिटर से रब्ता होना चाहिए, एक्सपर्ट लेके आया जा सकता है,
और डॉक्यूमेंट्स तक एविडेंस वगैरह फौरन चाहिए, चले जाएंगे। बोलो। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो टाइम डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो टाइमली अवेलेबल हो। ट्रांसपेरेंसी रखनी है कुछ। ट्रांसपेरेंसी, हाँ बोलो। स्टाफ ज़्यादा कोऑपरेटिव हो। तो अब अगेन इसमें एडिशनल एलिमेंट्स में आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब देखें, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, हमें क्या चाहिए, इन्वॉल्वमेंट विद प्रीडिसेसर। उसके बाद इस सवाल में इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो रही है, तो उसके लिए मुझे किसको बुलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट को। फिर मैनेजमेंट की तरफ से मुझे पूरा सब सपोर्ट चाहिए, मुझे ऑन टाइम प्लानिंग परफॉर्मेंस सब कुछ चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारे उनके साथ, और पॉसिबल वहाँ पे क्या मौजूद होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अगर ये चीज़ें, हाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हमने वक्त पे ना कंप्लीट हुआ तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, ये लिखा जा सकता है कि अगर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी तो हम ट्राई करेंगे, ऑल्दो हमारी कोई लाइबिलिटी फिर काउंट नहीं होगी। तो एग्जामिनर ने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये कुछ ब्लंडर बच्चों ने मारे हैं। पहला ब्लंडर क्या है, जनरल पॉइंट्स रिटन विदाउट जस्टिफिकेशन। सेकंड ब्लंडर क्या है, उन्होंने कहा बस ठीक है, मौका हाथ में लग गया, मुझे क्या आते हैं प्रोसीजर्स, चल काका शुरू हो। हालांकि सवाल में कहीं भी उसने प्रोसीजर्स नहीं मांगे। फिर और भी आए जहान, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस डिस्कस्ड। तो अभी हम शुरू में ये तो बात कर रहे थे कि जो आता है बच्चे बेवकूफ़ों की तरह बस लिखते चले जाते हैं। इग्नोर्ड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राफ्ट, ये बात को टोटली इग्नोर करेंगे कि जब वो हमें 1 महीने का टाइम दे रहे हैं तो हम उनसे क्या मांगेंगे, ड्राफ्ट एफएस। इग्नोर्ड प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस वाली बातें, ना लिंक किया टू द सिनेरियो डायरेक्टली और फोकस किया सिर्फ एंगेजमेंट लेटर के मैटर्स पे, ये अच्छी बात थी। तो जो अच्छी बात है उस पर ग्रीन कलर का लगा हुआ है, और जो ख़राब बातें हैं, जो बिल्कुल ही फजूल बातें हैं, वो किस पे लगा हुआ है, रेड कलर से लगा आ रहा है आपके पास। तो इसके अलावा जितने भी सवाल आप देखेंगे 210 में, वो सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं, बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड नेचर के। डन, 210 ओके। 620 पे चलते हैं, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किसे कहेंगे, वो बंदा जो कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा स्किल रखता है, नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है। अगर आपसे एग्जांपल मांग ली जाए तो लीगल, लॉयर, वैल्यूएशन वैल्यूअर और रिजर्व्स को देखने वाला, एनालिस्ट, टैक्स कंप्लायंस देखने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। क्यों एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि ये अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। अच्छा, रोल ऑफ ऑडिटर व्हेन यूजिंग एन एक्सपर्ट, हमारा रोल क्या होगा जब हम एक एक्सपर्ट को लेके आ रहे होंगे। सबसे पहले देखना है कि वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, बंदा काबिल भरोसा है या नहीं है। उसके बाद उससे क्या तय कर लेनी है, हमने टर्म्स तय कर लेनी है। ये वही टर्म्स होती है नॉर्मली जो कि अभी हम 210 में पढ़ के आए हैं। फिर उसके काम को देखना है, उसका काम ठीक है या नहीं है, उसके काम की एडिक्वेसी को देखना है, और एंड क्या है, उसके काम से क्या हासिल करना है, मुझे ऑडिट एविडेंस हासिल करना। अच्छा मुझे बताएं, क्या मुझे हर मैटर के ऊपर एक्सपर्ट चाहिए या सिग्निफिकेंट पे चाहिए, कम्प्लेक्स पे चाहिए कि नॉर्मल पे चाहिए, कम्प्लेक्स पे चाहिए, रिस्क ज़्यादा हो तो चाहिए, और जब मेरे पास ऑल्टरनेट एविडेंस हासिल ना हो रहा हो तब मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। सर कैसे मैं उसकी कैपेबिलिटी वगैरह चेक करूं, सबसे पहले उसका क्या देखूं, पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या मैंने उसके साथ पहले कभी काम किया या नहीं किया, उसके साथ क्या की जाए, डिस्कशंस की जाएं, डिस्कशंस विद अदर ऑडिटर्स, उसके साथ जिसने पहले काम कर रखा है, फिर उसकी नॉलेज इस काबिल है या नहीं है, क्या वो किसी बॉडी के साथ अटैच्ड है, उसके पास लाइसेंस है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास प्रोफेशनल बॉडी के साथ काम करने में प्रैक्टिस उसने की हुई है, और क्या उसकी कोई पब्लिकेशंस है या नहीं, क्या कोई उसने किताबें वगैरह बनाई हैं या नहीं बनाई। ये चीज़ों को असेस करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी वाला पॉइंट डाल सकता हूँ।
फिर इतना काफ़ी नहीं है, मुझे उसके काम को असेस करना है ताकि वो मुझे बाद में धोखा ना दे के चला जाए। तो एटलीस्ट मुझे उसके काम की क्या हासिल करनी है, अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है कि उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके साथ टर्म्स तय करनी है। टर्म्स कौन सी होंगी, जैसे हमने अभी तय की हैं। वहाँ पे क्या था, नेचर स्कोप ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे कौन था, नेचर स्कोप ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क कहाँ पे आएगा, वहाँ था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यहाँ पे है कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स। और वहाँ पे भी रिपोर्ट का फॉर्म एंड एक्सटेंट था, यहाँ पे भी रिपोर्ट का फॉर्म एंड एक्सटेंट आ जाएगा। फिर एडिक्वेसी, इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी, कि उसका काम कितना मुनासिब है या नहीं है। तो मुझे क्या देखिए उसके काम की रीजनेबलनेस, कंसिस्टेंसी, क्या उसने सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज़ किए नहीं किए, वो टूल कौन सा यूज़ कर रहा है, डेटा कहाँ से हासिल कर रहा है। फिर अगर मुझे उसके काम पे रिलायंस नहीं हो रही तो मैं क्या तय करूँ उसके साथ, एडिशनल वर्क। मगर अगर वो ना माने तो फिर उसने जहाँ तक काम किया मुझे उसके काम को आगे ही खुद ही यूज़ करना पड़ेगा, मैं उससे मज़ीद काम फिर नहीं ले पाऊँगा। हाँ मान जाए तो ले लूँगा। क्यों, इसके साथ कौन सा स्कोप लिमिटेशन है, ये तो हमारा बंदा। उसको आपने जो काम दिया था उसने उतना काम कर दिया, वो इंडिपेंडेंट है ना। आप कह रहे हैं एडिशनल काम करो, वो कहता है मुझसे नहीं करना, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, वो एक थर्ड पार्टी है, आपकी टीम का मेंबर तो नहीं। फिर रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस, क्या मतलब, सबसे इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है वो यही है, पूरे चैप्टर का जो बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। क्या मतलब, ऑडिटर इसके काम को अपने रिपोर्ट में मेंशन नहीं करेगा, और अगर करना पड़ जाए बहालत मजबूरी तो इससे उसकी अपनी जिम्मेदारी कम नहीं होती। तो ये बड़ा ही क्यूट सा, मासूम सा, छोटा सा स्टैंडर्ड है जो कि वन पेज पे ख़त्म हो जाता है। आई होप कि जब आप घर जाएंगे तो आप इसको तैयार कर लेंगे। 2 सवाल देखते हैं इसके, फिर छुट्टी करते हैं। सवाल पढ़े। हाँ जी, आप मैनेजर हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बैम्बू लिमिटेड। योर टीम हैज़ आस्क्ड फॉर द गाइडेंस। दो आपके पास मामले आए हैं। पहला मामला क्या है, वैल्यूएशन फॉर द डाउटफुल डेट। सर डाउटफुल डेट का जब मैं जिक्र करता हूँ तो क्या डाउटफुल डेट एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? तो अगर ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है तो टेक्निकली मुझे खुद को आना चाहिए। ऑडिटर इज expected to have knowledge. It can be verified by various evidences also. तो शायद मुझे इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत लेनी नहीं चाहिए। Therefore the audit team does not require the use of an expert. फिर सेकंड पॉइंट क्या है, फिक्स एसेट्स की रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन एक्सरसाइज करना हमारा ऑडिटर का काम नहीं होता, ये कौन करते हैं, वैल्यूअर्स। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों, मैटर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सोर्स ऑफ एविडेंस हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मुझे यहाँ पे एक्सपर्ट को लेके आना पड़ेगा, इसके बगैर मेरा चारा नहीं। देखते हैं बच्चों ने क्या बोंगे हमारी। कहता है examinees did not mention the provisions of doubtful debt is an area of accounting and auditing for which an auditor is expected to have expertise। यानी कि बच्चों ने क्या किया होगा, फिर पहले वाले काम को भी किस में डाल दिया होगा, एक्सपर्ट के ऊपर डाल दिया, हालांकि वो एक्सपर्ट का काम नहीं है। हाँ जी, ये सवाल करें ज़रा। रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट टीम्स डिसीजन, कि क्या उसको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पढ़ें ज़रा, सवाल पढ़ें। नीचे कर। अच्छा, योर फर्म सर्व एज द ऑडिटर ऑफ सिंध कोल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। कंपनी इज एंगेज्ड इन कोल माइनिंग ऑपरेशंस सप्लाइंग कोल टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स coal mined by companies stored in piles
ढेरियाँ within a warehouse facility and is weighed only at the time of dispatch. Accurately determining the weight of coal in piles poses a high complex and technical challenge. देखो हिंट दे रहा है कि मैटर क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंजेस, तो इस तरह की हिंट्स देगा वो आपको. Recognizing the materiality of the coal inventory to the FS, the audit team has made decisions to involve the expert. This expert will assist in accurately determining both the quantity and NRV. बताएं दोनों मामलों में एक्सपर्ट की ज़रूरत है या नहीं? एक में है, एक में नहीं है. कौन सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है? कहता है क्वांटिटी ऑफ कोल, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट फॉर दिस. मगर जब बात आती है किसकी, NRV की, तो वहाँ पे तो ये खुद कौन है, अच्छा खासा एक्सपर्ट है. ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टीज. फिर इन्वेंट्री ऑफ कोल क्या है, मटेरियल है, उसको नहीं आता तो किसको ले आए, एक्सपर्ट को ले आए. हालांकि दूसरी तरफ एविडेंस मज़ीद सेल से, सब्सिक्वेंट रिसीट से, मार्केट प्राइस से भी हासिल किया जा सकता है. सर गलतियाँ, पहली गलती क्या है, एग्जामिनीज ओनली डिस्कस्ड द अपॉइंटमेंट फॉर इन्वेंट्री काउंट. दो मामले थे ना, NRV को डिस्कस ही नहीं किया. ये तो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उसको पूरी फुलफिल ही नहीं करते और बेतुक के नंबर कटवा के आए होते हैं. हालांकि यहाँ पर नंबर कटना बनता नहीं था. और सेकंड क्या है, examiners did not consider that an expert might not be needed for the valuation of inventory and that the auditor can perform audit procedures for its verification. यानी कि NRV के लिए हम उसकी ज़रूरत नहीं है. बच्चों ने वहाँ भी इसको शामिल कर दिया होगा. डन, क्लियर होगी बात? ठीक हो जी. इंशाल्लाह कल का हमारा टारगेट क्या है एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद हौसला हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तसल्ला हो जाए. क्या हो जाए? तसल्ला. कल का कहाँ गई स्लाइड? ये कल का टारगेट है जनाब एथिक्स 1, एथिक्स 2 एंड 610 + 550. यानी कि 2 सेशंस कोड ऑफ एथिक्स के, उसके बाद इंटरनल और उसके बाद रिलेटेड पार्टी. डन, कल मिलते हैं.